बिहार मैटर्स में सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष अकादमिक सत्र में हम एक ऐसे विषय का गहन विश्लेषण करेंगे जिसने राज्य की प्रशासनिक नीतियों, सामाजिक न्याय की परिभाषा और कानूनी ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है बिहार जाति आधारित गणना 2023 और इसका सामाजिक, आर्थिक व विधायी विश्लेषण। इस विस्तृत समीक्षा को शुरू करने से पहले ही ये स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है कि ये विषय आगामी बिहार सरकारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी, मेरा तात्पर्य बीपीएससी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा, एसएससी, रेलवे, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से है। ये संपूर्ण डेटा अब पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य और निर्णायक हिस्सा बन चुका है। सही कहा। और आज के इस अध्ययन के लिए हमारे मुख्य स्रोत हैं बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट के मूल दस्तावेज, साथ ही बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का आधिकारिक मसौदा और पटना उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के प्रासंगिक न्यायिक आदेश। हमारा उद्देश्य इन सभी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों को एक तार्किक ढांचे में पिरोकर परीक्षा के लिए एक स्पष्ट समझ विकसित करना है। देखिए, इस संपूर्ण विषय वस्तु की जटिलता को देखते हुए इसे केवल कुछ प्रतिशत और आंकड़ों के संकलन के रूप में देखना एक बड़ी भूल होगी। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को ये समझना होगा कि जनसांख्यिकीय के आंकड़े, सामाजिक आर्थिक संकेतकों और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले विधायी बदलावों के बीच एक सीधा और गहरा संबंध है। इन आधिकारिक दस्तावेजों और न्यायिक आदेशों का अध्ययन करने पर जो तथ्य सामने आते हैं वे राज्य की सामाजिक संरचना की एक बहुत ही पारदर्शी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। और ये जानकारी तभी मूल्यवान है जब इसे रटने के बजाय इसके पीछे के कारणों और परिणामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए। इसी विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन के पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसे द पॉपुलेशन पिवट या जनसांख्यिकी अधूरी कहा जा सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक युगांतरकारी घटना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस स्तर का पूर्ण पैमाने का जाति आधारित सर्वेक्षण करने और उसके विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक रूप से जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। प्रारंभिक परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए इसका आधिकारिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आधिकारिक रूप से बिहार जाति आधारित गणना 2023 के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य तथ्य है वो इन आंकड़ों के जारी होने की तिथियां हैं। सरकार ने इस पूरी रिपोर्ट को एक साथ जारी नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे दो अलग अलग चरणों में प्रस्तुत किया गया। जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकीय आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए थे। वहीं इसके सामाजिक आर्थिक आंकड़े एक महीने से अधिक समय के बाद 7 नवंबर 2023 को विधानमंडल के पटल पर रखे गए। इन दोनों तिथियों का ये अंतर परीक्षा के विकल्पों में भारी भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए छात्रों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तिथियों के इस स्पष्टीकरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर आते हैं राज्य की कुल जनसंख्या। सर्वेक्षण के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 दर्ज की गई है। एक बार फिर दोहराना चाहूंगी, 13,07,25,310। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, विशेषकर जहां विकल्पों में बहुत सूक्ष्म अंतर दिया जाता है, वहां इस 13.07 करोड़ की सटीक संख्या को कंठस्थ करना अनिवार्य है। बिल्कुल। इस विशाल जनसंख्या को जब हम विभिन्न सामाजिक वर्गों में विभाजित करते हैं तो जो जनसांख्यिकीय परिदृश्य उभरता है वो पूर्व की कई मान्यताओं को चुनौती देता है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे बड़ा जनसांख्यिकी हिस्सा अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का है। ईबीसी वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या का 36.01% है। ये आंकड़ा केवल 1% नहीं है, बल्कि ये राज्य के राजनीतिक और सामाजिक धुरी को स्पष्ट करता है। इस 36.01% के अंतर्गत कुल 112 अलग अलग जातियां शामिल हैं, जो इसे राज्य का सबसे विविधतापूर्ण और विशाल समूह बनाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के इस 36.01% के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा समूह उभर कर आता है वो है पिछड़ा वर्ग या बीसी। पिछड़ा वर्ग की कुल हिस्सेदारी जनसंख्या में 27.12% दर्ज की गई है।
और इस 27.12% के भीतर एक ऐसा विशिष्ट आंकड़ा मौजूद है जो लगातार परीक्षाओं का हिस्सा बनता रहा है। जी, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यादव समुदाय सबसे बड़ा एकल समूह बनकर उभरा है। राज्य की कुल जनसंख्या में इस समुदाय की हिस्सेदारी 14.26% है। यह किसी भी एकल जाति के रूप में सबसे बड़ा समूह है। यदि ईबीसी के 36.01% और बीसी के 27.12% के इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि राज्य की 63% से अधिक आबादी पिछड़े वर्गों से आती है। बिल्कुल। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग की बात करें तो सर्वेक्षण में इनकी जनसंख्या 19.65% दर्ज की गई है। इस लगभग 20% की आबादी में जो प्रमुख उपसमूह सामने आए हैं उनमें चमार या रविदास, दुसाध और मुसहर मुख्य रूप से शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में सामाजिक न्याय पर उत्तर लिखते समय इन समूहों के जनसंख्या वजन का उल्लेख करना उत्तर को बहुत प्रामाणिक बनाता है। इस सामाजिक विभाजन को आगे बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग की स्थिति का अवलोकन करना भी आवश्यक है। सामान्य वर्ग, जिसे आधिकारिक दस्तावेजों में अनारक्षित श्रेणी कहा गया है, राज्य की कुल जनसंख्या का 15.52% है। सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस 15.52% को भी इसके उपसमूहों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया है। जी, आंकड़ों के अनुसार इसमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45% और भूमिहार 2.86% है। इसके बाद जो वर्ग आता है वह है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी। बिहार के जनसांख्यिकी इतिहास को देखें तो वर्ष 2000 में झारखंड के निर्माण के साथ ही राज्य का अधिकांश जनजातीय क्षेत्र विभाजित हो गया था। सही कहा। इस ऐतिहासिक कारण का सीधा प्रभाव इस सर्वेक्षण में दिखाई देता है, जहां अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 1.68% रह गई है। और ये 1.68% आबादी भी पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैली है, बल्कि ये मुख्य रूप से बिहार के सीमावर्ती जिलों तक ही सीमित है। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के इस पहले खंड में अंतिम महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक आधार पर जनसंख्या का वितरण है, प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी जनसांख्यिकीय आंकड़ों, चाहे वो ईबीसी का 36.01% हो या एसटी का 1.68% हो, को समझने के बाद एक ठोस आधार तैयार होता है। अब इस आधार पर अध्ययन के दूसरे खंड का विश्लेषण किया जा सकता है, जो 7 नवंबर 2023 को जारी हुए सामाजिक आर्थिक आंकड़ों पर केंद्रित है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नीतियां और योजनाएं इसी डेटा पर निर्भर करती हैं। इस रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए गरीब परिवार की एक नई और बहुत ही परिमाणात्मक परिभाषा तय की गई है। गरीब परिवार की इस परिभाषा को समझना आर्थिक विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु है। सर्वेक्षण ने किसी भी जटिल बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बजाय एक सीधा आय आधारित मापदंड अपनाया है। इसके अनुसार वे सभी परिवार जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, उन्हें गरीब श्रेणी में रखा गया है। 6,000 रुपए प्रति माह का अर्थ है कि एक पूरे परिवार के जीवन यापन के लिए प्रतिदिन केवल 200 रुपए उपलब्ध हैं। जब इस मापदंड को 13.07 करोड़ की आबादी वाले राज्य पर लागू किया गया, तो जो परिणाम सामने आया वो राज्य की आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को उजागर करता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार के कुल परिवारों में से 34.13% परिवार इस आय सीमा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी राज्य का लगभग हर तीसरा परिवार इस सर्वेक्षण के आधार पर गरीब है। ये 34.13% की समग्र गरीबी दर अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन जब इस दर को वर्गवार विभाजित किया जाता है तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के बीच का सीधा संबंध बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता है। भले ही एसटी वर्ग राज्य की जनसंख्या का मात्र 1.68% है, लेकिन इस वर्ग के भीतर गरीबी की दर सबसे अधिक 42.7% दर्ज की गई है। ये अनुपात अनुसूचित जाति वर्ग में भी लगभग इतना ही गंभीर है, जहां 42.06% परिवार 6,000 रुपए प्रति माह से कम आय पे निर्भर हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये गरीबी दर 33.58% है और पिछड़ा वर्ग में 33.16% है।
इन वर्गवार आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि जो वर्ग पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम में जितना नीचे है, वहां आर्थिक वंचना उतनी ही अधिक गहरी है। हालांकि यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि गरीबी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार सामान्य वर्ग में भी 25.09% परिवार इस 6,000 रुपए प्रति माह की आय सीमा से नीचे हैं। यानी अनारक्षित श्रेणी का भी 1/4 हिस्सा गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुख्य परीक्षा के अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय के प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों को इन आंकड़ों का उपयोग आय असमानता और समावेशी विकास के तर्कों को मजबूत करने के लिए करना चाहिए। आर्थिक संकेतों के बाद मानव पूंजी को निर्धारित करने वाले दो सबसे बड़े स्तंभों, शिक्षा और रोजगार, के आंकड़ों का विश्लेषण अनिवार्य हो जाता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में शिक्षा की जो तस्वीर पेश की गई है, वो राज्य के विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा को दर्शाती है। 13 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस राज्य में केवल 7% लोग ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर सके हैं। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की स्थिति और भी विकट है, जहां 1% से भी कम आबादी के पास मास्टर डिग्री या उससे उच्च शिक्षा है। ये आंकड़ा सीधे तौर पर राज्य में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक अवसरों तक पहुंच की कमी को प्रमाणित करता है। और शिक्षा के ये न्यूनतम स्तर सीधे तौर पर औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की क्षमताओं को सीमित करते हैं। सरकारी रोजगार के जो आंकड़े सर्वेक्षण में सामने आए हैं, वे वर्तमान में तैयारी कर रहे हर अभ्यर्थी के संघर्ष की व्याख्या करते हैं। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि राज्य की कुल आबादी का केवल 1.57% हिस्सा ही सरकारी नौकरी में कार्यरत है। पूर्ण संख्या में देखें तो यह आंकड़ा लगभग 20.49 लाख व्यक्तियों तक ही सीमित है। एक तरफ 13.07 करोड़ की विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना है और दूसरी तरफ मात्र 1.57% की सरकारी रोजगार दर। ये असंतुलन स्पष्ट करता है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा का स्तर इतना अभूतपूर्व क्यों है और भविष्य में निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन की कितनी भारी आवश्यकता है। जनसांख्यिकीय विस्तार और इन गंभीर सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का दस्तावेजीकरण केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास बनकर नहीं रह गया। अध्ययन के तीसरे खंड में यह देखना आवश्यक है कि इस डेटा ने किस प्रकार राज्य की विधायी और कानूनी संरचना को एक नई दिशा दी। 7 नवंबर 2023 को सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद बिहार विधानमंडल ने इन आंकड़ों को आधार बनाते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया। और वो कदम था बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 का पारित होना। ये विधेयक स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत पर आधारित था कि विभिन्न वर्गों की जो नई जनसांख्यिकीय हिस्सेदारी और उनका जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन सर्वेक्षण में सामने आया है, उसी अनुपात में राज्य के संसाधनों और अवसरों में उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जाना चाहिए। इस संशोधन विधेयक ने राज्य में आरक्षण की पूरी वास्तुकला को बदल दिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस नई संरचना के गणित को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। नए कानून के तहत राज्य में आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इस 75% का विभाजन समझना आवश्यक है। इसमें 65% आरक्षण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले से निर्धारित है, उसे जोड़कर ये कुल 75% का आंकड़ा बनता है। इस 65% वाले राज्य कोटे के भीतर जिस प्रकार से प्रतिशत को पुनर्व्यवस्थित किया गया, वो सीधे जनसांख्यिकीय आंकड़ों का प्रतिबिंब है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो कि जनसंख्या में 36.01% है, उनके आरक्षण कोटे को 18% से बढ़ाकर सीधे 25% कर दिया गया। पिछड़ा वर्ग का कोटा 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, जिनकी आबादी लगभग 20% सामने आई थी, उनके आरक्षण कोटे को भी 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। और अंत में अनुसूचित जनजाति का कोटा 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। जब हम इन नए आंकड़ों 25% EBC, 18% BC, 20% SC और 2% ST का योग करते हैं तो ये सटीक 65% बनता है। ये डेटा संचालित नीति निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां सर्वेक्षण की रिपोर्ट सीधे विधायी मसौदे में तब्दील हो गई। हालांकि किसी भी विधायी बदलाव की अंतिम परीक्षा संवैधानिक और न्यायिक मापदंडों पर होती है। भारतीय राजनीति विज्ञान के प्रश्नपत्रों के लिए इस विधेयक की वर्तमान कानूनी स्थिति का अध्ययन करना अत्यंत प्रासंगिक है।
जून 2024 में इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा न्यायिक मोड़ आया। पटना उच्च न्यायालय ने इस 65% आरक्षण बढ़ाने वाले बिहार आरक्षण संशोधन कानून की गहन समीक्षा की और अंततः इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय का ये फैसला किसी वैचारिक आधार पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही ठोस संवैधानिक नज़ीर पर आधारित था। न्यायालय ने 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस के फैसले का संदर्भ दिया। इंदिरा साहनी मामला भारतीय संवैधानिक कानून का वह मील का पत्थर है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्थापित किया था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। पटना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण के आंकड़े इस 50% की संवैधानिक सीमा को तोड़ने के लिए पर्याप्त असाधारण परिस्थिति का निर्माण नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने पाया कि 65% का यह नया कोटा समानता के अधिकार और अवसर की समता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसी आधार पर इस संशोधन को निरस्त कर दिया गया। लेकिन अकादमिक रूप से ये विषय यहीं समाप्त नहीं होता है। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इसकी अद्यतन स्थिति जानना आवश्यक है। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले को अंतिम नहीं माना और इसे तुरंत देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। वर्तमान स्थिति ये है कि राज्य सरकार की ये अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक 65% आरक्षण का वह कानून लागू नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इस समय ये एक अत्यंत ज्वलंत और विचाराधीन संवैधानिक मुद्दा बना हुआ है जिस पर हर परीक्षार्थी की पैनी नजर होनी चाहिए। इस गहन और विस्तृत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिहार जाति आधारित गणना 2023 केवल कुछ तालिकाओं और संख्याओं का समूह नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और अकादमिक दस्तावेज है जिसने 13.07 करोड़ की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार के स्तर को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है। इसके साथ ही इससे उत्पन्न हुए 75% आरक्षण के विधायी प्रयास और पटना उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द किए जाने की घटना ने भारतीय संविधान के तहत सामाजिक न्याय की बहस को एक नया आयाम दिया है। आगामी बीपीएससी, शिक्षक भर्ती और अन्य सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए ये संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंच से अध्ययन कर रहे सभी परीक्षार्थियों को ये कड़ा निर्देश है कि वे आज के इस सत्र में विश्लेषित किए गए सभी तथ्यों का निरंतर रिवीजन करें। 13.07 करोड़ की सटीक जनसंख्या, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 36.01%, 6,000 रुपये प्रति माह की गरीबी सीमा, एसटी वर्ग में 42.7% की सर्वाधिक गरीबी, 1.57% की सरकारी रोजगार दर और इंदिरा साहनी केस के 50% की सीमा से जुड़े न्यायिक तर्क। ये सभी तथ्य मुख्य परीक्षा में आपके उत्तरों को अत्यंत प्रामाणिक और विश्लेषणात्मक बना सकते हैं। इन आंकड़ों का सही और सटीक उपयोग ही परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की कुंजी है। यह अकादमिक सलाह निश्चित रूप से परीक्षा की तैयारी को अधिक दिशा उन्मुख बनाएगी। इसी के साथ ये घोषणा की जाती है कि बिहार मैटर्स की ये अध्ययन श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। अगले सत्र में राज्य की व्यवस्था और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और नए और समान रूप से महत्वपूर्ण विषय का इसी प्रकार विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। इस अकादमिक सत्र को समाप्त करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक विचार छोड़ना आवश्यक है, जिस पर हर अभ्यर्थी को गहराई से चिंतन करना चाहिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ये आरक्षण का मामला केवल बिहार राज्य की सीमाओं तक सीमित एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय भविष्य में इन जनसांख्यिकीय आंकड़ों को आधार मानकर 50% की सीमा को पार करने की अनुमति दे देता है, तो ये निर्णय पूरे भारत में सामाजिक न्याय की परिभाषा और आरक्षण की राष्ट्रीय सीमाओं को हमेशा के लिए बदल देगा। ये केवल एक राज्य के कानून की नहीं, बल्कि भारत के पूरे संवैधानिक और सामाजिक ढांचे की एक ऐतिहासिक परीक्षा है। ये एक ऐसा दूरगामी विचार है जो आगे चलकर राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम का एक स्थायी हिस्सा बन सकता है। आज के इस अत्यंत गंभीर, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उन्मुख सत्र में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। बिहार मैटर्स की ओर से आगामी परीक्षाओं के लिए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को इसी प्रकार तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक गहराई देते रहें। नमस्कार।